ओके ओके एवरीवन, एक्चुअली आज हम लोग को जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करना है वो हमारा चैप्टर फैबुलिज्म, जो सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इन द फर्स्ट क्लास हम लोगों ने जो पहला हमारा क्लास हुआ था, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को लगभग डिस्कस कर लिया था, बट एक छोटा सा रिकैप करेंगे हम लोग, और रिकैप करके इस चैप्टर को आज फुल एंड फाइनल हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी will pay their 100% attention on all the points which Tiwari ji is just going to explain here. Okay, so be ready and take care of all the points which I am going to describe. तो चलो हम लोग बात करते हैं फैबुलिज्म की, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जो सरकारें चल रही है, गवर्नमेंट जो चल रही है, उसको दो तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। ध्यान देना, मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जो सरकारें चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, इसको आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। दो तरीके से इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट मैंने बताया था यूनिटरी फॉर्म, ध्यान देना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड सेकंड बताया था स्टूडेंट मैंने फेडरल फॉर्म। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फोकस करेंगे स्टूडेंट। यूनिटरी का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या, तो ऑल पावर्स, यहाँ पे सारे के सारे जो पावर्स होंगे, ऑल पावर्स इज चेंज इन अ सिंगल हैंड, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे पावर किसी एक बंदे के हाथ में, एक मतलब सेंटर लेवल पे होता है, वो नीचे लेवल पे अपने पावर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। एंड अदर्स, दूसरे बंदे जो भी हो, others do not have right to take part in any decision making process. मतलब दूसरे जो बंदे उनके पास ये राइट्स नहीं है, वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं कर सकते, ध्यान देना। जबकि फेडरल सिस्टम की बात मैंने कहा था, क्या था, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है, फोकस करके यहाँ पे बात करें, ध्यान देना, तो फेडरल सिस्टम को भी हमने दो तरीके से डिवाइड करा था, दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड करा था, ध्यान देना आप लोग। फेडरल सिस्टम को भी दो तरीके से डिवाइड किया था आपने। एक किया था कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक किया था आपने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट क्या था, मैंने सिंपल सा पॉइंट आपको बताया था कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के पॉइंट को मैंने बताया था कि इसमें all small units will come together to form a big unit, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स मिलकर बड़े से यूनिट का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसमें जो स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स विल बी इंडिपेंडेंट, वो जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंट है, अब प्लस दे हैव लीगल राइट टू टेक देयर सपोर्ट बैक, उनके पास ये लीगल राइट है कि वो चाहे तो अपने सपोर्ट को वापस विथड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैंने यूएसए बता दिया था, स्विट्जरलैंड बताया था। सेकंड स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या है, इसकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था क्या है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक बड़ा सा यूनिट, अ बिग यूनिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बिग यूनिट क्या करेगा, तो वो बिग यूनिट अपने पावर को डिवाइड करेगा अमॉन्ग क्या है, स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स पे डिवाइड करेगा। उसमें क्या होगा, स्मॉल यूनिट जो उनके पास राइट्स ज्यादा नहीं है, स्मॉल यूनिट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दे हैव नॉट एनी राइट टू टेक देयर सपोर्ट बैक। एग्जांपल में हमारा भारत देश और बेल्जियम। डन एवरीबॉडी, ये तो कल नेक्स्ट हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये सारे टॉपिक डील कर लिए थे, ठीक है। मैं एक छोटा सा रिकैप आप लोगों को लेके जा रहा हूं, फिर मेन टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये हो चुका था आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं था एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टूडेंट फोकस करेंगे आप लोग फेडरल सिस्टम के पॉइंट के अगले टॉपिक की तरफ। अगला मैंने आपको बताया था क्या, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट मैं बता दूं, रिलेशन। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फोकस करेंगे स्टूडेंट आप लोग सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए। छोटा एग्जांपल मैंने बताया था देखिए कि सपोज करो कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों को ब्लाइंडली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट यू नो व्हाट शुड बी फर्स्ट। सेकेंड, कॉपरेशन होना चाहिए स्टूडेंट, ये दोनों को कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की। सपोज करो कि सेंटर को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेट स्टैंड होगा, और स्टेट को प्रॉब्लम हो रही है तो सेंटर उसके साथ स्टैंड होगा, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहेंगे, ध्यान देना। एंड थर्ड स्टूडेंट क्या है, फीलिंग। कैसी फीलिंग्स, हम साथ साथ हैं, फीलिंग टू लिव टुगेदर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान देना, ये जो मैंने आपको बताया रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे होंगे, तो ये पॉइंट होना चाहिए। मैंने बताया था कि सपोज करो जिस तरीके से हमें आप पे, आपको हम पे ट्रस्ट है, जैसे आपके और हमारे बीच का रिलेशन है, तो ये रिलेशन हर जगह पे लागू होता है। तो पहला पॉइंट म्यूचुअल ट्रस्ट को डिस्क्राइब करेंगे आप, सेकंड कोऑपरेशन को डिस्क्राइब करेंगे आप, थर्ड फीलिंग टू लिव टुगेदर, इस पॉइंट को भी डिस्क्राइब करेंगे आप। डन एवरीबॉडी, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ें? यस सर। गेटिंग एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके, तो ये है रिलेशन, ठीक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, भैया ध्यान देना, मैंने बताया था कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, की फीचर्स, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है। तो पहले मैंने बताया था क्या, इसकी दोनों के पास बोथ है देयर डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस, अलग-अलग ज्यूरिडिक्शंस है। जैसे सेंटर की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट प्लस टैक्स वसूल करने का भी सिस्टम अलग है, रेवेन्यू सिस्टम, एनएच नेशनल हाईवे का जो भी टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन की बात करोगे तो इसका स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फंड होगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, प्लस स्टेट के लिए हाई कोर्ट भी मौजूद है। तो इनका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन, फिर मैंने बताया था कि बोथ सेंटर और स्टेट, बोथ सेंटर और स्टेट, नेक्स्ट लॉ फॉर सेम सिटीजन्स, सेम सिटी मतलब कि सपोज करो कि नरेंद्र मोदी जी अगर कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं तो वो भी मेरे लिए बनाएंगे, नीतीश कुमार जी कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं वो भी हमारे लिए बनाएंगे। तो बोथ इम्प्लीमेंट लॉ फॉर द सेम सिटीजन, दोनों एक ही के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सेकेंड, बोथ है अलग अलग, दोनों का ज्यूरिडिक्शन ये बता दिया मैंने। इसके बाद मोर देन टू, दो या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर मैंने बताया था कैसे कि दोनों का वर्क होता है किस लिए, पहला टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर।
इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है। तो कंडीशंस क्या है कि ये आपके देश का जो फेडरल सिस्टम है उसके की फीचर्स में सबसे पहले आपको वर्क करना होगा कि इन फेडरल सिस्टम 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर फाउंड, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपके पाए जाएंगे। डन एवरीबॉडी। इसके बाद आपका पॉइंट हो जाएगा कि बोथ मेक लॉ फॉर द सेम सिटीजन, दोनों एक ही बंदे के लिए एक रूल बनाते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्या दिस कि बोथ हैव डिफरेंट जुरिडिक्शंस, मींस सेंटर के लिए सेंट्रल लेवल पे रेवेन्यू सिस्टम है, स्टेट के लिए स्टेट लेवल पे है। प्लस दोनों का अलग अलग अपना जुडिशियल सिस्टम भी, जैसे सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट पे हाई कोर्ट है। इसके बाद दोनों का फंक्शंस क्या है, तो दोनों सबसे पहले एकोमोडेट करते हैं हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग कम्युनिटियां हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जेंडर्स, अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग कल्चर एंड ट्रेडिशन, और इन सभी चीजों को एकोमोडेट करके हिंदुस्तान को यूनाइट करने का काम इन पॉलिटिकल पार्टियों का होता है। पॉलिटिकल हम लोग बोलते हैं ना, देयर इज अ डाइवर्सिटी बट इन डाइवर्सिटी आवर कंट्री शोज यूनिटी। ये यूनिटी दिखाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है, आप देख रहे हो ना कि आज के छोटा एग्जांपल देख लो कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देश को यूनाइट करना है तो देश में गड़बड़ी भी करा सकते हैं, देश को यूनाइट भी करा सकते हैं, पता ही क्या हाल है, बड़े ताकतवर लोग होते हैं। सर जी बोलो। अगर एग्जाम में फेडरलिज्म का फीचर लिखने के लिए आएगा तो फिर यही लिखेंगे ना? एकदम यही लिखेंगे आप। इंडिया का फीचर आएगा तो अमेरिका का तो हम वही लिखेंगे। वही तो पूछ रहे हैं। एकदम एकदम मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बता दिया। देखो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में सबसे पहले आपको लिखना होगा इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पावर, ठीक है, बोथ हैव देयर स्पेशल क्या चीज वर्किंग एरियाज, both make law for the same citizens and both have their different jurisdictions, like सेंटर के लेवल पे जाओगे तो फोर्थ सेंटर सुप्रीम कोर्ट के सेंटर, स्टेट के लिए हाई कोर्ट लेवल है, एंड बोथ हैव डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम टू कलेक्ट रेवेन्यू सिस्टम। जैसे से जो टैक्स वसूला जाएगा वो सेंटर के पास जाएगा, और हाई ये जो आपका स्टेट हाई रोड है, स्टेट हाईवे जो है, एसएस जो है, उससे जो कलेक्शन होगा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्लस इसके बाद एक और पॉइंट मैंने बताया था आपको, सिंपल सा पॉइंट बताया था, क्या चीज कि दोनों का फंक्शन तो देश के यूनिटी को एकोमोडेट करना, प्लस देश के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्लस उनकी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेना। ये आपके ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इनकी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो है। तो ये की फीचर्स में आ जाएंगे। इसके बाद स्टडी करना वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। भैया ध्यान देना, आज 16 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और दुख की बात है नो। अब देखो स्टूडेंट, अगला हम लोग का हो जाएगा लैंग्वेज पॉलिसी। अच्छा इससे पहले तुम बात कर लो फंक्शंस, डिवीजन ऑफ फंक्शंस लेजिस्लेचर लेवल पे। तो हमारे यहाँ फंक्शंस के आधार पे, मतलब लेजिस्लेचर के आधार पे आपके यहाँ के पावर को 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। बताया था ये मैंने पहले ही बार टॉपिक में। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टूडेंट स्टेट लिस्ट, भैया तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वो सारे फंक्शन जो पीएम के हैंड में है। स्टेट लिस्ट में मैंने बताया था जो सीएम के हैंड में है, एंड करंट लिस्ट में मैंने बताया था जिसमें पीएम एज वेल एज सीएम दोनों मौजूद है। बट इसमें पीएम के पास ज्यादा पावर है 70%, जबकि सीएम के पास 30% पावर है। और एरिया तो सबका आपने देख लिया था कि यूनियन लिस्ट में कौन है, स्टेट लिस्ट में कौन है, कंकरेंट लिस्ट में कौन है। यूनियन लिस्ट में एग्जांपल्स में आपने देखा होगा क्या चीज मैंने बताया था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी जो भी है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, ये हो गया, ये सब पॉइंट हो गया, फिर बैंकिंग आपके हो गए,
ये सब आपके यूनियन लिस्ट में आएंगे। स्टेट लिस्ट में मैंने बताया था क्या, ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कंकरेंट लिस्ट में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट क्या चीज, तो इसमें मैंने बताया था मैरिज, एडॉप्शन, एजुकेशन या फिर फॉरेस्ट या ट्रेड बैरियर, मतलब ट्रेड यूनियन की बात कर लोगे, ट्रेड यूनियन ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का पॉइंट जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। तो फिर से मैं आपको बताऊं कि यूनियन लिस्ट मतलब वो सारे फंक्शन, सारे पावर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, फंक्शंस एंड पावर्स व्हिच आर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस एंड पावर व्हिच आर जस्ट इन द हैंड ऑफ द सीएम, स्टेट गवर्नमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेट लिस्ट। एंड कंकरेंट में बोला था इसमें आइदर में पीएम एंड सीएम बोथ आर जस्ट इन्वॉल्व, इसमें दोनों इन्वॉल्व है, बट इसमें पीएम जो उसके पास मोर पावर होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सीएम। एंड प्रॉब्लम सर ट्रेड बैरियर मींस क्या होता है? ट्रेड यूनियन, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है टैक्स ऑन ट्रेड, इसको ट्रेड बैरियर। ये आप जब चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आपको ये मिलेगा ट्रेड बैरियर, जिसको लिबरलाइज कर दिया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सब ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर होगा जो पढ़ोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट इसमें एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कैन वी गो फॉरवर्ड? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, फंक्शंस की बात की थी मैंने, ठीक है। फिर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम लोगों को नहीं करना, पर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बात करना अगले टॉपिक की, फोकस करना। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी की, लैंग्वेज की बात करेंगे हम लोग। देखो लैंग्वेज पॉलिसी की बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज। तो मैंने बताया था कि आपके केस में लैंग्वेज को दो तरीके से डिवाइड किया गया, पहला शेड्यूल्ड लैंग्वेज, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। बताया था ना मैंने आपको? यस सर। नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यस सर। जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज इज adopted by our constitution। भैया ध्यान देना, वो सारे लैंग्वेज जिसको आपके संविधान ने अडॉप्ट कर लिया उसको हम लोगों ने क्या बोला, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने लैंग्वेज भैया बोल दो? 22। इसमें भैया देखो यहाँ पे हिंदी जो है, डाउन हो रहा है क्या? इसमें देखो 22 में हिंदी जो है, इसको भैया आप देखो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। क्यों? बिकॉज 40% पॉपुलेशन इसका यूज करता है। नहीं समझ में आया? गेटिंग यस नो? यस सर। Yes, sir. यूज इट। 40% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री यूज इट। तो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के पॉइंट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? लैंग्वेजेस इक्वलिटी है, ये डायरेक्ट समझ लो कि लैंग्वेजेस नॉट अडॉप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, adopted by constitution। कोई दिक्कत? जिसको आपके संविधान ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोल देंगे। डन एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. लैंग्वेज को हमारे देश में दो तरीके से डिवाइड किया गया, कुछ लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड कहा गया, कुछ को नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया, ठीक है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज के पॉइंट्स को बोला गया है कि लैंग्वेजेस which have been adopted by our constitution, जिसको आपके देश के संविधान ने अडॉप्ट करा उसे हम लोगों ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा। और वैसे लैंग्वेज जिसको आपके देश के संविधान ने नेग्लेक्ट कर दिया, बोला इस लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम लोगों ने नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला। कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? सर नॉन लैंग्वेज का एक ही पॉइंट है सर। बस ये इसको जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो इसका पॉइंट कैसे हो गया? डायरेक्ट समझो कि इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। लैंग्वेज देखो मैं बहुत सारे इस तरह के लैंग्वेज आपके देश में बोले जाते हैं, नहीं है जिस लैंग्वेज के बारे में हम लोग को पता भी नहीं है, तो उसको संविधान, उसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है जिससे स्क्रिप्ट की मदद से उसको लिखा जाए।
इसलिए उसको वो क्या पूजा क्या क्वेश्चन है व्हाट इज योर क्वेश्चन पूजा समथिंग यू वांट टू आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क Sir, why is tax on imports known as the trade barriers? क्या Why is tax on imports known as the trade barriers? ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और आप सिविक्स पढ़ रहे हो सर तो एक क्वेश्चन है बता दीजिए। ये लास्ट में पूछ लीजिएगा। अब देखो आपने क्या बोला कि देखो चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ। आपने क्या बोला टैक्स ऑन ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर व्हाई योर क्वेश्चन इज दैट ना यस सर। तो ट्रेड बैरियर देखो ट्रेड बैरियर ट्रेड मतलब व्यापार बैरियर मतलब उसके ऊपर जो हम लोग लोडिंग अनलोडिंग का वर्कआउट करते हैं तो ट्रेड के ऊपर जो चार्जेस आपके लगते हैं उसको हम लोगों ने क्या बोला ट्रेड बैरियर मतलब एक तरह का वो टैक्स है। अब कहने का मतलब आप बोलो कि फर्क बात बताओ गवर्नमेंट जो हम लोगों से पैसा लेती है उसको रेवेन्यू क्यों कहते हैं उसको टैक्स क्यों कहते हैं तो उसको टैक्स नाम दिया गया नहीं दिया गया। अब बोलोगे आप ये बोलोगे पूजा अगर आपकी क्वेश्चन हो जाए कि पर जिस जगह पे हम लोग पढ़ने जाते हैं उसको स्कूल क्यों कहते हैं तो ये जगह का नाम दिया गया उसको जिन लोगों ने नाम दिया उस नाम पे हम वर्कआउट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि टैक्स ऑन ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। अब उसको ट्रेड बैरियर क्यों कहा गया नहीं इंपोर्ट बैरियर क्यों नहीं कहा गया तो कहने का मतलब ट्रेड के ऊपर वो टैक्स लग रहा है दैट्स व्हाई उसको ट्रेड बैरियर कहा गया आपको। और ट्रेड बैरियर को जब हटा दोगे तो उसको हम लोग कहेंगे लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। अब आप बोलोगे फर्क एक बात बताओ रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर फ्रॉम ट्रेड इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन व्हाई इसको लिबरलाइजेशन ही क्यों कहा गया है तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण मतलब टैक्स को हटाना किसी के सर पर से बोझ को हटा देना तो इसलिए उसको लिबरलाइजेशन बोल दिया गया। इकोनॉमिस्ट जो आपके थे उन लोगों ने उसको एक नया नाम दे दिया उस नाम पे चलना शुरू हो गया कहानी। यस पूजा पूजा आर यू गेटिंग यस सर। ओके भैया देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज पॉलिसी है तो लैंग्वेज में मैंने बताया कि दो तरीके से लैंग्वेज को डिवाइड करा शेड्यूल और नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। इसमें किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़ जाए कैन वी गो फॉरवर्ड यस और नो यस सर यस सर। यस सर अब देखो स्टूडेंट एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन लिंग्विस्टिक स्टेट एक वर्ड दिया हुआ है ध्यान देना पर बेहतरीन वर्ड है लिंग्विस्टिक स्टेट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या डिवीजन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। वो एक बच्चे ने आज लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको बता दूं कि देखो आप ये बोलोगे फिर कैसे आप बता रहे हो कि इंडिया शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा हम लोग लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट का बंटवारा करना शुरू कर दें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का बंटवारा करना शुरू कर दें ये तो डिवीजन हो रहा है। अब सपोज वो बंगाली बोल तो बंगाली हो गया हम भोजपुरी बोल तो बिहारी हो गए वो बंदा मराठी बोल रहा तो महाराष्ट्र मराठी हो गया बोल रहा तो महाराष्ट्र का हो गया तो ये तो आप डिवीजन कर रहे हो। You are going to divide our society into different parts on the basis of languages. तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखो इस कंडीशंस का मैंने आपको एग्जांपल बताया था अगर याद होगा आपको कि हमने लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का बंटवारा किया है क्यों बिकॉज कहने का पॉइंट है कि सपोज करो जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास के अंदर एक क्लासरूम के अंदर अगर 50-60 बच्चे बैठे हैं वो भी अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले बच्चे बैठे हैं तो जिस तरीके से एक टीचर will never be capable to make each and everyone well satisfied in the same way। अगर आपके देश के अंदर अलग अलग लैंग्वेज के स्टेट्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि भाई बाउंड्री करा कि भाई चलो गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में रहेंगे इसके लिए वो और उसका एक पर्टिकुलर सीएम बनाया गया। कभी देखा आपने बंगाली बोलने वाले स्टेट का वेस्ट बंगाल का कोई मुख्यमंत्री बिहार का कोई बंदा बन जाए ऐसा कुछ पॉसिबल है? प्रधानमंत्री बन सकता है पूरे देश को लीड कर सकता है बट स्टेट लेवल पे ये नहीं होने जा रहा है। हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री
जम्मू एंड कश्मीर से कोई एक बन जाए, पॉसिबल है? नहीं। तो पॉसिबल अगर ऐसा होता भी है तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? बिकॉज कहने का मतलब है कि वो जो जम्मू कश्मीर का बंदा के हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री का पोस्ट संभालने की कोशिश करेगा, वो यहाँ के लोकल प्रॉब्लम से पूरी तरीके से किसी तरीके से वो अननोन है, तो वो अपने लेवल पर, वो जम्मू कश्मीर का रूल रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई करेगा। बिहार का प्रॉब्लम अलग है, तो बिहार के प्रॉब्लम बिहार का ही कोई बंदा जानता है, ठीक है, वो समझ सकता है यहाँ के लोकल समस्या को, तो वो इसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये पॉइंट किया गया, लैंग्वेज के आधार पे अपने स्टेट को डिवाइड किया, वहां पे मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, वो मंत्री की मुख्यमंत्री की बन गया। खैर चलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया था, ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ये है इंडिया। एवरीबॉडी, इंडिया को हमने क्या किया था, 28 स्टेट्स के रूप में डिवाइड किया। तो इंडिया से 28 स्टेट, इसको बोलते क्या चीज, बोलो तो? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। फिर हमने क्या किया कि इंडिया और 28 स्टेट को लेकर हमने क्या किया, अपने लेवल को नीचे लोकल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या कहेंगे इसको? डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को डिस्कस करना डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही फोकस करना। चैप्टर बहुत इजी है, टेक्निकल है, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछो उतना ज्यादा कंफ्यूजन मिलेगा। नो क्वेश्चन नो कंफ्यूजन, नो सॉल्यूशन, मोर क्वेश्चन मोर सॉल्यूशन। जितने ज्यादा प्रॉब्लम लाओगे उतने ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बात करेंगे हम लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट की अगर स्टूडेंट्स में हम लोग बात करें, ध्यान देना, तो दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो लोकल गवर्नमेंट को। बिफोर 1992, 1992 के पहले किस तरह का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था आपके देश में, और सेकंड हम लोग कर सकते हैं आफ्टर 1992, 1992 के बाद किस तरह का सिचुएशन हुआ आपके देश में। तो यहां देखो, बिफोर 1992 के पहले का क्या हो गया, इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या था, लोकल गवर्नमेंट didn't have more freedom, ज्यादा आजादी नहीं थी इस सिस्टम को। रेगुलर इलेक्शन was not conducted, रेगुलर इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं होते थे भैया। और देखो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, ये एसडी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिडंट शेयर फंड विद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास अपने फंड को शेयर नहीं किया। माने समझ लो कि इन अनदर वर्ड कि लोकल गवर्नमेंट जब तो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में था, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहती थी वैसे लोकल गवर्नमेंट को रन कराती थी। बट 1992 के बाद बदलाव क्या हुआ, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो जो लोकल गवर्नमेंट थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। रेगुलर इलेक्शंस हुए। अब रेगुलर इलेक्शन, state government has to share money with local government. Seats are reserved. भैया सीट को भी रिजर्व कर दिया गया, मतलब लेडीज लोग जो हैं, आपने देखा ना 1/3 सीट जो है वहां पे लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व है। और एससी एसटी के लिए भी सीट रिजर्व किए, तो सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल एंड एससी एसटी, दलित, महादलित वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो
तो ये है बिफोर 1992 और ये है आफ्टर 1992। 1992 के पहले ये सारे सिचुएशंस जो थे वो आपके देश में मौजूद थे और 1992 1992 के बाद किस तरह की परिस्थिति आपके देश में बदली। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके, मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट की बात मैंने की, ध्यान दीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट की बात जो मैंने आपको बताई, इसमें मैंने बताया कि 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता था? तो स्टेट गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शंस कंटिन्यू, पंचायती लेवल पे जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हमेशा कंटिन्यू इंटरवल पे नहीं होते थे, 5 साल 6 साल बाद नहीं होते थे, कंटिन्यू नहीं, कभी हुआ तो फिर 10 साल 20 साल बाद होगा। प्लस स्टेट गवर्नमेंट अपने जो प्रॉफिट जो इनकम होते थे उनको लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर भी नहीं करते थे, तो लोकल गवर्नमेंट बहुत प्रॉब्लम है, नाम का लोकल गवर्नमेंट का काम जीरो। बट आफ्टर 1992 1992 के बाद बहुत सारे बदलाव आए। गवर्नमेंट का टोटल फोकस लोकल गवर्नमेंट पे, ठीक और सेफ, ध्यान देना। बॉडी का स्ट्रक्चर्स, अब देखो बिल्डिंग हमको बनाना है, ध्यान देना। एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है आपको, तो सबसे पहले आपका ध्यान किस पे जाता है? उसके लोकल कंपोनेंट पे, उसका सेल पे। सेल क्या है? ब्रिक से, ईंट है, ईंट है। तो हम क्या करेंगे? सपोज बिल्डिंग अगर मेरे को 3 मंजिला बनाना है और लोकल लेवल का ईंट लगाने के चक्कर में रहेंगे तो क्या होगा? वो बिल्डिंग लंबे समय तक रहेगा क्या? डैमेज हो जाएगा वो बिल्डिंग। तो हम लोग के लिए जैसे एक बिल्डिंग है उसका सेल जो है, जो सबसे छोटा यूनिट, वो क्या है? वो ब्रिक है, वो ईंट है। तो जिस तरीके से हमारा टोटल फोकस होता है कि वो ब्रिक, वो ईंट स्ट्रॉन्ग लेवल पे रखो, वो ब्रिक मजबूत रहेगा, तब जाके हमारा बिल्डिंग भी मजबूत रहेगा। तो सेम इस तरीके का पॉइंट आपने क्या देखा? सेम इस तरह का पॉइंट आपने क्या देखा? सेम ये पॉइंट आपने क्या देखा हमारे स्टेट, हमारे देश के अंदर ही। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये क्या है? छोटा सबसे यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब ये बोल सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इज द स्टेट ऑफ आवर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश ने एडॉप्ट किया है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो यूनिट क्या है? सेल। वो क्या है? लोकल गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से कि ईंट हम लोग स्ट्रॉन्ग करें, इन द सेम वे हमारी गवर्नमेंट का फोकस है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट का विकास नहीं होगा, ये लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, लोकल लेवल के लोगों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। भाई सिंपल सा पॉइंट समझ लो, मुकेश अंबानी अरबपति है, नो डाउट। तो मुकेश अंबानी को देख के आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं ना पता था कि हिंदुस्तानी अरबपति है? इज इट पॉसिबल? यस नो? नो सर। अब केरला जो है, केरला जो स्टेट है, वहां पे 95-96% लोग अगर एजुकेटेड हैं, तो केवल केरला को देख के हम पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बता सकते पूरा इंडिया जो 95% यहाँ पे गजब का एजुकेशन सिस्टम है, 95% लोग एजुकेटेड हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई ऊपर लेवल पे मत देखो, नीचे लेवल पे स्टार्ट करो, यूनिट पे काम करो, सेल को मजबूत करो। तो सेल क्या है? लोकल गवर्नमेंट। तो 1992 के बाद गवर्नमेंट का टोटल फोकस था कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट किया। आप अपने लोकल लेवल पे जो फैसिलिटियां चाहिए, लोकल लेवल पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। प्लस रेगुलर इलेक्शन, तो देखते हो ना मुखिया जी लोग की, मुखिया जी, सरपंच साहब, उन लोग आपके यहाँ छपरा के मेयर और जो लोग होते हैं, म्युनिसिपैलिटी में जो इलेक्शंस होते हैं, उसको भी जीतने के लिए लोग एकदम लगता है कि एकदम नेशनल लेवल का इलेक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया है, रेगुलर इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, प्लस स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई साहब अब आपका जो फंड आपको दिया जा रहा है उस फंड का कुछ परसेंट आपको लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है। अब प्लस यहाँ पे लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वहां पे सीट रिजर्व कर दिया गया कि भाई लेडीज जो है, फीमेल जो है। अब कहने का मतलब है कि आपने देखा कि पूरी दुनिया की बात कर लो, पूरा वर्ल्ड की बात कर लो, हिस्ट्री को पढ़ो, उसमें देखने को मिला कि किस तरीके से आपका पूरा वर्ल्ड जो था वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को फॉलो करता था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहां पे फीमेल वे आर ट्रीटेड लाइक इंफीरियर, यू नो व्हाट, दे डिडंट हैव एनी राइट्स, they were treated as a domestic slaves, नहीं है। बट गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा कि नो 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 नो, मेल एंड फीमेल
both are the half part of our society, and without one we cannot imagine about a developed society. तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले सीटें रिजर्व कर दिया कि भैया पहले लेडीज को करो 1/3 सीट रिजर्व करो, इसके बाद SC ST दलित महादलित जो नीचे लेवल पे जो मतलब जो जमीनी स्तर के जो लोग थे जिनको सोसाइटी के हायर लोगों ने क्या किया, सप्रेस करने की कोशिश की, उनको उठाने की बात की, उनको पहले अपलिफ्ट करो, अगर उनका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो भारत हम लोग तब तक नहीं कह सकते, सपोज को छोड़ के एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे फैमिली में सपोज को छोड़ के एग्जांपल देख लो, इसमें अब मैं मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। सपोज करो कि एक फैमिली है, इसमें 1 2 3 लड़के हैं ABC। अब इसमें देखो A जो है 10,000 अर्निंग करता, B जो है 10,000 और C जो है 0 रुपए कुछ अर्निंग नहीं करता, मतलब ये पुअर है। तो इसका जो हेड है वो कभी बोल रहा है कि मेरा फैमिली जो वेल डेवलप है, मेरा परिवार एकदम डेवलप हो चुका है, यस कि नो? नो सर, नो सर, नो सर। क्यों? बिकॉज आपने कह रहे कि आपके इस फैमिली में किसी एक बंदा अगर लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उस एक बंदे को देख के आप पूरे फैमिली को वेल डेवलप नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई एक IAS बन गया तो ये नहीं बोलो कि पूरे का पूरा घर जो है IAS बन चुका है, नहीं है। तो आज के लिए इंडिविजुअलिटी देखी जाती है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जिस तरीके से हमको A, B और C, मतलब इसका भी विकास होना चाहिए। अगर सब 1000 अर्निंग करें तो मतलब हाँ भाई अब इस घर में 1,000 रुपए इनकम है। और जब तक एक बंदा रोड पे भूखे मर रहा है, स्टारवेशन का शिकार हो रहा है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि देश आपका वेल डेवलप हो रहा है। तो कंडीशंस यहाँ पे कि तो आपने इसको समझा, मैंने क्या बताया, लोकल गवर्नमेंट, इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम एनीबॉडी? नो सर, नो सर। 2 ही 3 स्टूडेंट नो सर बोला, फाइनल स्टूडेंट को यस सर है, क्या प्रॉब्लम है? और सब साइलेंट में कल सुनने वाला। नो सर, नो सर, नो सर। है ना, आप वहां पे चैट में आंसर कर दो। तो ये है लोकल गवर्नमेंट, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, तो पंचायती राज फोकस करेंगे आप लोग। सर, हाँ बोले सर एक क्वेश्चन है। बोलो, बोलिए क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ही पूछो आप लोग। सर, हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपने देखा है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, इसमें आपने देखा कि हमारे देश के जो पावर है उसको सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट। फेडरल तो यही है। फेडरलिज्म का मतलब क्या, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। तो आप देखोगे आपके देश में तो ये सिस्टम क्लियर है। अरे आपके देश में है ना, PM का अलग काम है, CM का अलग काम है, लोकल गवर्नमेंट का अलग काम है, सबका अपना अपना वर्क है। तो पावर का डिवीजन तो यहाँ पे हुआ है, तो इसको हम फेडरल बोल सकते हैं कि फेडरल है। बट कहने का पॉइंट क्या है? यस बोलिए। रेसिडुअरी पावर क्या होता है? रेसिड्यूरी पावर का मतलब देख लो, ये वर्ड छूट रहा था हम लोग का। रेसिड्यूरी का मतलब होता है ये वैसे पावर्स होते हैं जो ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना कंकरेंट लिस्ट में, तीनों से इंडिपेंडेंट है। बट डायरेक्टली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वर्कआउट कर सकती है। जैसे मैं सपोज जो कम्युनिकेशन, ये जो हमारा एक सोशल साइट्स जो है, जैसे मैं अभी आप देख रहा हूँ ना कि PUBG को बैन कर दिया, टिकटॉक बैन कर दिया, पता नहीं कितने कितने चाइनीज जो ऐप थे सबको बैन कर दिया। तो ये सब आपके रेसिड्यूरी पॉइंट्स में आ जाएंगे, जिसको ना स्टेट में दिया गया, ना सेंटर में, ना कंकरेंट में दिया गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली ये राइट है कि वो चाहे तो इसको बैन कर सकता है। डन आयुष? चलो और आगे बढ़े हम, कुछ पूछना है और?
मुझे समझ नहीं आया। कौन? क्या नहीं समझ में आया आपको? Sir, how does federalism practice in India? हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? देखिए मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बता दिया, ध्यान देना। देखो मैं आपको थोड़ा और इसको भी क्लियर करूं। अब फेडरल की बात देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सपोज करो कि अगर सारे के सारे पावर सेंट्रल मतलब ऑल पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते तो इन दैट केस इस गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल मी फास्ट, क्या बोलते? जल्दी बोलो, टेल मी फास्ट। अगर सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते तो हम इसको क्या बोलते हैं? किस सिस्टम की बात करते हैं हम लोग? Unitary form of government. यूनिटरी गवर्नमेंट। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, यूजी। बट आपने क्या देखा यहाँ पे? हमने क्या करा यहाँ पे? हमने करा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इससे हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे बांटा। तो आपको डेफिनेशन ही मैंने लिखा है फेडरल का मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। सेंटर से स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे सेंटर ने अपने पावर को स्टेट के बाद डिवाइड किया है, पॉइंट फेडरल सिस्टम। और फिर तीसरे लेवल पे भी हमने लोकल गवर्नमेंट के रूप में भी इसको ब्रेक किया, मतलब सेंटर ने अपने पावर को 3 लेवल पे ब्रेक किया। तो इस पॉइंट को हम लोग फेडरल सिस्टम का। पर दूसरी तरफ कहने का मतलब केवल डिवीजन ऑफ पावर करके ही आप पावर को डिवीजन करके आप केवल इसको फेडरल सिस्टम नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज मैंने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि फेडरलिज्म में सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट है उसकी पहली रिस्पांसिबिलिटी टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। अब कहने का पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि अब देखो इलेक्शंस के टाइम आ गए, लोग अगर रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कहीं रिजर्वेशन के आधार इस तरीके से अगर वोट मांगना शुरू कर दें तो ये कहीं ना कहीं आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट करने की बात की जाएगी। तो हमारे देश में क्या इलेक्शन कमीशन ने बड़े तरीके से इसको नोटिफाई किया कि आप कास्ट रिलीजन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, आप डेवलपमेंट के आधार पर वोट मांगिए, आपने जो वर्क किया उसके आधार पर वोट मांगिए। दूसरा आपने क्या लिया कि ये दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है कि टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अगर ये सारे काम जो की फीचर्स में है, जो सारे काम अगर आपके देश के अंदर सही तरीके से चल रहे हैं तो आपका देश फेडरल सिस्टम में आएगा, तो फेडरल सिस्टम में नहीं आएगा। यस कि नो? पूजा फास्ट गेटिंग, यस नो? यस सर। अरे जिसका क्वेश्चन था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूजा, आर यू गेटिंग, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? यस सर। और कुछ परसेंट गया दिमाग के अंदर? कुछ गया, कुछ नहीं गया। तो कुछ नहीं गया तो तेरे को इजी मैंने देखो इतना समझ लो, ज्यादा आपको समझे बस इतना समझिए कि जिस कंट्री में पावर का डिवीजन होता है उसे हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। जहां पे कंडीशंस क्या है कि जैसे मैंने बताया क्या इसकी सेंट्रल लेवल पे जो भी पावर जो यूनियन लिस्ट में दिए गए उसमें स्टेट का रिस्पांसिबिलिटी, स्टेट कैन नॉट टेक पार्ट इन दैट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हिच कम्स इन यूनियन लिस्ट। तो दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे में पुलिस, तो बिहार के पुलिस जो नीतीश कुमार के हैंड में है। अब मोदी जी के कहने पर पुलिस दाएं बाएं नहीं करेगी, वो नीतीश कुमार जब ऑर्डर करेंगे तभी पुलिस इधर उधर जाएगी। तो कहने का मतलब ट्रेड है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्व वर्क है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ योगदान नहीं करेगा और कुछ अलग तरह का पॉइंट नहीं करेगा, रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा।
तो इस तरह में आपने कह रहे हैं कि पावर को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, रिजर्व है उन लोगों के लिए, उसमें कोई दूसरा बंदा दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट जुडिशरी सिस्टम कैन टेक पार्ट। जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वो हमारे देश की गाइडलाइन के रूप में काम करती है। गेटिंग यस नो पूजा? यस सर। सिविक्स है, घर पे जाके एक बार रीड करना, अब फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पंचायती राज। देखो सिविक्स वही, अब देखो सिविक्स आपका हिस्ट्री नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रोज कोई एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, भैया ये न्यूज मेरे को देखना है, आज तक देख लो, जी न्यूज देख लो, रिपब्लिक भारत देख लो, कोई भी एक न्यूज, तो न्यूज चैनल में कम से कम आधे घंटे का न्यूज कंटिन्यू अगर देख रहे हो तो आपका ये ब्रेन जो है वो वेल डेवलप होगा। केवल किताब की नॉलेज ले केवल चाहे वो है, ठीक है, तो इसको फोकस करके। अच्छा एक बात बताओ, एक मेरे को बात बताओ, आपके देश में यहाँ पे चैट में आप लोग केवल आंसर करेंगे, हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स अभी आपके कंट्री में करंट में अवेलेबल है? फास्ट रिप्लाई, फास्ट। आयुषी 26, वेरी गुड। पूजा 28, ओके। श्रुति 32, ओके। शुभम 28, 29। सर मेरा 28 है। आज्ञा का 29, ओके। नेक्स्ट विश्वास 28, ओके। और कोई एनीबॉडी? ओके भैया 28 स्टेट है। 29 का बड़े कि जम्मू कश्मीर को ब्रेक करके 2 यूनियन टेरिटोरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। तो जिन लोगों ने 26, 29 लिखा मतलब वो लोग न्यूज नहीं देखते, तो इसीलिए मैंने बताया भैया कि करंट अफेयर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डन। अब देखो इस वक्त हम बात कर रहे थे, इससे में बात नहीं करना, हमारा डिस्कशन था पंचायती राज, लोकल लेवल की बात करना। पंचायत भैया तो जानते हो, मैंने जब 28 बोले तो आपको तो 28 बोल ही देना है, वो तो इजी है, जो लिखने पे थोड़ी ना होता है कि 28 है मेरा, 29 है मेरा। चलिए देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पंचायती राज। भैया सबसे लोकल लेवल की गवर्नमेंट, ये सेल है हमारे देश का। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से सेल स्मॉलेस्ट यूनिट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो भैया पंचायती राज का मतलब ये लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें 18 और प्लस 18 या फिर जो प्लस लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे वोट करते हैं, टू इलेक्ट, इसको इलेक्ट करेंगे अपना लीडर, मतलब जो सरपंच साहब है। सरपंच को पंच भी कर सकते हो, इसको प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। इसके बाद क्या होता है भैया, यहाँ पे हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, एवरी ईयर। इसके बाद वो भैया क्या होता है कि सिविक एमिनिटीज, सिविक एमिनिटीज टू लोकल पीपल, लोकल लोगों को सिविक एमिनिटीज का मतलब इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वाटर, हेल्थ, रोड्स, तो ये सारे सिस्टम इन लोगों को प्रोवाइड करने का काम कौन है? सिविक एमिनिटीज का काम जो अपने लोकल लेवल की गवर्नमेंट को करेगी। फोर्थ नंबर पॉइंट बता दीजिए। आगे पॉइंट देखिए क्या सिविक एमिनिटीज का प्लस और देखो, ये जो भी जो गवर्नमेंट है, मतलब ये जो सरपंच साहब है, ये किसके अंडर में काम करेंगे? ग्राम सभा। अब इसमें अलग अलग लोग हो सकते हैं, मतलब वार्ड है आपका। दूसरा एक और देखो यहाँ पे क्या है, तो पंचायती राज का मतलब कि इसमें लोकल लेवल की गवर्नमेंट है जिसमें वो लोकल
सपोज जो पंचायत हो, उस पंचायत के लोकल लोग जो उसमें जो 18+ उसको वोट देते हैं, ये लोग हर साल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इनका काम क्या तो सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करना लोकल गवर्नमेंट पीपल को, जो लोकल लोग हैं उनको। तो सिविक एमिनिटीज में जैसे एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, रोड्स हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, ये सब प्रोवाइड उनको कराने का काम है। प्लस ये जितना ये पंचायत जो काम करता है वो ग्राम सभा के अंडर में काम करता है। ग्राम सभा एकदम वॉचडॉग का काम करती है, मैं देख रहा हूँ कैसे काम चल रहा है। तो ये है पंचायती राज। Done everybody? Sir. Yes, तो, sir. ओके, तो ये है आपका पंचायती राज और ये है फेडरल सिस्टम। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ध्यान देना स्टूडेंट, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि घर पे जाइए, बुक्स ओपन करो, चैप्टर 2 फेडरल सिस्टम, रीड करो उसमें एवरीथिंग, मैच करो कौन कौन से टॉपिक डील किए गए। मुझे नहीं उम्मीद है कोई टॉपिक छूटा भी है, सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने डील कर लिए हैं। बस इतने। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस को बताओ। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन इसमें निकल जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 3 मार्क्स। Third question, describe the relation between center and state। 3 marks। ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट, key features of federalism। 3 marks। ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट, रिलेशन तो मैंने बता दिया। अब आपने देखा क्या लेजिस्लेचर के फंक्शंस को किस तरीके से डिवाइड किया, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। 3 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताओ एग्रीकल्चर जो है फ्रॉम विच लिस्ट, किस लिस्ट से आता है? 3 ऑप्शन दे देगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन सा लिस्ट बताओ। तो आप ये कर देना, एग्रीकल्चर को किसमें कर दोगे? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आप टिक आउट करोगे आपके इसको। तो ये वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगले टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस। 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा फोकस करना। इसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन में हो जाएगा तो पंचायती राज। 3 मार्क्स। और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि बिफोर 1992 एंड आफ्टर 1992 व्हाट चेंजेस, आफ्टर 1992 व्हाट चेंजेस वे ब्रॉट इन लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह के बदलाव लाए गए? तो 1992 के पहले क्या सिचुएशन था, 1992 के बाद क्या सिचुएशन है, इस टॉपिक को आपको डील करना पड़ेगा। 3 मार्क्स। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 3 नंबर कोई दूसरे क्वेश्चन ही नहीं है, अभी नहीं, पूरे सैंपल पेपर में पलट के देख लोगे तब भी आपको कहने मिलेगा। तो अब यहां से बोलो किसी टॉपिक पे कोई डाउट जिसमें आप लोगों को कोई वैसा टॉपिक जिसमें कम समझ में आया? Sir, यस। sir, why is decentralization favored in क्या पूजा, फिर से बोलो क्वेश्चन। why is decentralization favored in democracy? फेवर्ड इन डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी की बात करोगे, डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम को क्यों, व्हाई नॉट यूनिटरी सिस्टम? तो आपको बता दें कि अगर यूनिटरी सिस्टम को आप अडॉप्ट कर रहे हो डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूनिटरी का फेडरल का दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जैसे में चोर सिपाही का दोस्ती नहीं हो सकता, इन द सेम। तो यूनिटरी में आपने क्या देख लिया कि भाई सारा पावर एक बंदे के हाथ में तो डेमोक्रेसी होगा नहीं। अब फेडरल जो है वो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, मतलब पावर का डिवीजन, मतलब क्या, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल इमेंसिपेशन इन एनी नेशन।
तो फेडरल सिस्टम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन का मतलब सबके बीच में पावर का डिवीजन है, एंड एवरीबॉडी हैज राइट टू लीड द नेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करोगे, अभी आपको मैंने बताया आयुषी, मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, क्यों? टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। लिंग्विस्टिक स्टेट बता, बोल सकते हो लिंग्विस्टिक क्लास, आयुषी ध्यान देना, लिंग्विस्टिक क्लास मतलब लैंग्वेज के आधार पे क्लास का बंटवारा, कि भाई बंगाली बोलने वाले लैंग्वेज, बंगाली बोलने वाले इस क्लास में चले जाए, गुजराती बोलने वाले उस क्लास में चले जाए, मराठी समझ में उस क्लास में चले जाए, और उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर टीचर जो उस क्लास में भेजा जाए। तो इससे क्या होगा कि टीचर को भी इजी होगा, कंफर्टेबल फील करेगा समझाने में, और बच्चे भी इजी तरीके से टीचर को समझ पाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन इजीली हो रहा है। गेटिंग यस नो? जिला परिषद का मतलब ये भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कआउट करेगा। ओके ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर के पॉइंट्स को आप लोग घर पे आप लोग चेकआउट करोगे, रीड करोगे, और रीड करने के बाद जहां पे अगर डिस्कशन होगा हम लोग अगले क्लास में वर्कआउट करेंगे। अब ये बताओ नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे फिर डिस्कस करने की जरूरत है या फिर हिस्ट्री के किसी चैप्टर पे चलेंगे? समझ में नहीं आया एवरीबॉडी? म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं सपोज जो गांव में पंचायत है तो छपरा में मतलब हमारा जो टाउन में है म्युनिसिपैलिटी है, और वहीं पे सिटीज में बड़े शहर में जाओ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो कंडीशंस क्या कि ये भी आपके लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। जैसे गांव में उसको पंचायती राज कहा जाता है, टाउन में आओगे तो म्युनिसिपैलिटी, और बड़े सिटीज में जाओगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। मेयर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में वर्कआउट करेगा, लीड करेगा। मैंने आपको ये बताया, लुक एट मी, मैंने बताया कि इस चैप्टर पे अभी अगले क्लास में डिस्कस करना है कि हिस्ट्री के हम लोग नए चैप्टर की तरफ चले, नेशनल इंडिया की तरफ। चलो तो अगले क्लास में आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, ये आपके क्लासेस रन करेंगे, ठीक है? तो ये आपका एडवाइस हो कि आप एक बार इसको रीड करके आएंगे, एक बार रीड कर लेना शॉर्टली, और खैर हम लोग जब यहाँ पे वर्कआउट करें तो आपको जो भी है। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू से गुड डे। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ब्रेक यहाँ पे लेंगे हम लोग, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है? और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेशनल इंडिया के साथ, ठीक है? अब आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री का, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक।